हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। आ जाइए जल्दी से। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग विश्वजीत। चलिए, जैसे ही सभी लोग आ जाएंगे उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ओके, वेरी गुड। और बाकी स्टूडेंट भी जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि हाँ, हो सकता है आज कई स्टूडेंट नहीं आएंगे। आज जन्माष्टमी भी मना रहे होंगे तो इस वजह से नहीं आ रहे होंगे, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। फिलहाल आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा फोर्थ यूनिट का। आपको पता है कि फोर्थ यूनिट में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज सेकेंड टॉपिक रहेगा। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक में आपका अप्रोचेज रहे हैं, उनको हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक में आपका उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण है। ओके, तो वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। आ जाइए सभी लोग, एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। ओके, वॉइस एक बार कंफर्म कर दीजिएगा सभी लोग। वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है आप सबको। वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, जिसमें आज रहेगा पोस्ट कॉलोनियल एंड कॉलोनियलिज्म। तो ये क्या है ये चीज समझ लीजिएगा। पहले हम लोग एक छोटा सा मोटिवेशन कोट लेंगे, उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, जीतेंगे हम ये वादा, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ओके, अपने आप से ये वादा करो कि हम जीतेंगे, और मेहनत भी हमेशा ज्यादा करो, कोशिश भी ज्यादा करो, सॉरी, और किस्मत भी रूठे इतनी हिम्मत रखिए ताकि हिम्मत आपकी ना टूटे। किस्मत चाहे जितनी रूठी भी हो आपसे, और आपको अपने इरादे मजबूत करने पड़ेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलोनियलिज्म एंड डीकॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनियलिज्म एंड डीकॉलोनाइजेशन क्या होता है, इसे आपको पता होना चाहिए। उपनिवेशवाद एंड बेउपनिवेशीकरण। ओके, बेउपनिवेशीकरण। ओके, क्लियर। अब ये शब्द आपको अगर पता है तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए होंगे। तो इनमें से किन किन को पता है ये शब्द, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, चलिए बताइए आप लोग इन शब्दों से क्या समझते हैं। आंसर दीजिए भाई, जो भी कुछ समझते हैं वो बताइए,
इस सारा में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, वो सब बताइए। चलिए बताइए भाई, आंसर कीजिए। उपनिवेशवाद जो व्यापार करने के लिए आते हैं और उसे अपने गुलाम बना लेते हैं। यस, वेरी गुड अंजलि। और किसी को पता है? अंग्रेजों का हम लोग उपनिवेशवाद है। यस, वेरी गुड विश्वजीत। जय श्री कृष्णा करिश्मा। आर्थिक रूप से गुलाम बनाना, ओके वेरी गुड। और बताइए। यस, वेरी गुड अंग्रेज। और किसी को पता नहीं है? सर क्या समझाया है, हम तो लिंक का वेट कर रहे थे कि लिंक आया नहीं। करिश्मा जी, कॉलोनियलिज्म एंड डिकॉलोनाइजेशन अर्थात उपनिवेशवाद एंड विउपनिवेशीकरण क्या होता है, ये हमने पूछा है। गुड इवनिंग जोया। चलिए बताइए क्या होता है। यस जोया, ये न्यू टॉपिक है, यूनिट नंबर 4 का ही है। अभी कुछ बताया ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ शब्दों का अर्थ पूछ रहे हैं आप लोगों से। उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण क्या होता है, कॉलोनिज्म एंड डिकॉलोनाइजेशन क्या होता है। चलिए आंसर कीजिए। हमारी लाइट नहीं थी, मेरे यहाँ भी लाइट नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, इसलिए कैमरा ऑफ है। नहीं आप कहेंगे सर आप ऐसे लग रहे हैं जैसे स्पेस में है ना। चलिए, तो हम लोग समझ लेते हैं अर्थ। किसी राज्य पर शासन करने पर उसे अपने तरीके से चलाना। यस, वेरी गुड करिश्मा। और कोई? उपनिवेशवाद सर किसी दूसरे देश के साथ या दूसरे दूसरे देश के लोग आकर किसी देश पर अपना शासन करने लगते हैं, वहाँ कॉलोनी। यस, वेरी गुड। गुड इवनिंग करिश्मा। देश में बिजनेस करना, ओके वेरी गुड। यस, मान सकते हैं जीत कर। कई टाइप के देखिए, उपनिवेशवाद कई टाइप से होते हैं और कई तरीके के भी होते हैं, उनके भी हम लोग टाइप पढ़ेंगे। यस, जैसे अंग्रेजों ने किया है। अंग्रेजों ने पता कैसे किया है, आक्रमण करके नहीं किया। वो व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे यहाँ आए थे, लेकिन अंत में उन्होंने फिर राजनीति में भी घुस गए और फिर धीरे धीरे यहाँ अपना शासन जमा लिया था। लेकिन आए किस उद्देश्य से थे? व्यापार के उद्देश्य से। और यहाँ उन्होंने देखा कि प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छे अच्छे हैं और बहुत कुछ है यहाँ। ठीक है। चलिए, मानसिक रूप से किया। यस, मानसिक रूप से जैसे मान लीजिएगा, कहा कि हम अच्छे लोग हैं, हम गोरे लोग हैं, तो ईश्वर ने हमें इसलिए गोरा बनाया कि आप लोग कम शिक्षित हैं, आपको अच्छा करने के लिए। ओके वेरी गुड। चलिए, बस इतना ही आप लोगों को पता है। चलिए ओके, कोई बात नहीं, वेरी गुड। सभी के आंसर अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, कोशिश आप लोगों ने की अच्छा बताने के लिए। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ कुछ थिंकर की इंपोर्टेंट पुस्तक है। ये पुस्तक बहुत इंपोर्टेंट है, ये सारी पुस्तक आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, इनमें डेट की कोई आवश्यकता है नहीं। ओके, ये पुस्तक का नाम है बाय चिनाव एचपी, हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉर्नार, कल्चर एंड imperialism, Edward Said, A Passenger to India, E.M. Forster, Orientalism, Edward Said, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism। ये सारी पुस्तक आपको याद रखनी है। ओके,
गुड इवनिंग उषा जी। इसका पीडीएफ देखिए, पीडीएफ इसका मिलेगा, ठीक है, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बार जरूर ये बात कहूंगा कि बुक के नाम जो है वो लिख लिख कर याद करें तो ज्यादा बेटर है, याद हो जाएंगे। अगर किसी को देखकर या मान लीजिए नोट से ही याद हो जाते हैं तो फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अंजलि, सारे क्वेश्चन 2 ही नंबर के आते हैं। ओके, सेकेंड पेपर में 100 आएंगे, फर्स्ट पेपर में 50 आएंगे। गुड इवनिंग साक्षी। चल अब हम लोग समझ लेते हैं कॉलोनिज्म क्या है, डीकॉलोनाइजेशन क्या है। एक सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा, ठीक है, फिर हम लोग किताबी भाषा की ओर बढ़ेंगे। चलिए, कॉलोनिज्म क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद विदेशी अल्पसंख्यकों द्वारा, जो फॉरेनर माइनॉरिटीज हैं, वो क्या करते हैं, एक बहुसंख्यक अर्थात एक मान लीजिएगा बहुसंख्यक मूल्य पर क्या करते हैं, अपना शासन करते हैं। किस रूप में, जातीय और सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठता का दावा करते हैं। सिंपल सी भाषा क्या याद रखना है आपको कि विदेशी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक लोगों पर अपनी जातीय या सांस्कृतिक श्रेष्ठता का दावा करते हैं। अंग्रेजों ने, जैसे कि सिंपल सा क्या है, अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने आप से नीचा समझा और भारतीयों को ये एहसास दिलाया कि भाई आप लोग ज्यादा समझदार नहीं हैं, हम गोरे लोग हैं, ईश्वर ने हमें बनाया है, हमें इसलिए गोरा किया है क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं और ईश्वर ने आप लोगों को सुधारने के लिए हमें भेजा है। तो ये व्यक्तियों के मानसिक रूप से शोषण करते हैं कि लोगों को बताते हैं कुछ उल्टा सीधा और उस वजह से ये लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्रिश्चियन धर्म में क्या होता है कि वो बताते हैं कि हमारे ईश्वर बहुत बलवान है, ठीक है, तो ईश्वर सबके बलवान है, लेकिन आप अपने धर्म का गलत तरीके से प्रचार करते हैं, वो चीज गलत है, ठीक है। तो यही चीज उन्होंने की है कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद को आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विदेशी अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यक पर अपनी श्रेष्ठता का दावा करना कि हम श्रेष्ठ हैं। ओके, क्लियर। चलिए, उपनिवेशवाद का तात्पर्य क्या है, उपनिवेश से आर्थिक लाभ निकालने, अर्थात उपनिवेश क्या होता है और उपनिवेशवाद। देखिए, उपनिवेश जैसे अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश क्या है, भारत। ओके, ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स, ये फ्रेंच फैनन की बुक है। ओके, तो उपनिवेश क्या होता है, ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश क्या है, ब्रिटिश सरकार की कॉलोनी क्या है, भारत है। तो उससे क्या करेंगे, आर्थिक लाभ निकालेंगे भारत से, इसे राजनीतिक रूप से नियंत्रित भी करने के उद्देश्य से लोगों के जीवन एवं संस्कृति पर प्रभुत्व जमाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अंग्रेज जो आए थे यहाँ सिर्फ ईस्ट इंडिया और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, ठीक है, तो उसने क्या किया था, यहाँ से चाय का व्यापार, है ना, मादक पदार्थों का व्यापार किया था और यहाँ अफीम की खेती भी करते थे, कपास का भी व्यापार करते थे। ये सारे व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ की जनता ना मूर्ख है थोड़ी, ठीक है, वो बाहरी लोगों को ज्यादा तवज्जो देती है, उनको अब सब कुछ मान लेती है और वो लोग चाहे कुछ भी करा देते हैं आपसे, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ की जनता ना ऐसी ही है। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि भाई जनता को जनता के लिए कुछ राजनीतिक रूप से नियंत्रण उनके ऊपर करने लगे, अपना शासन अपनी एक कॉलोनी भी बनाने लगे, कुछ किराए से जमीन ली, धीरे धीरे उसे अपना ही बना लिया और अपने कानून नियमों में अलग अलग बदलाव करते रहे, जिससे कि पूरे देश पर उन्होंने अपना कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे भारत को एक कॉलोनी बना लेते हैं। ओके, और फिर लोगों के जीवन में सांस्कृतिक रूप से भी प्रभुत्व जमा लेते हैं, मतलब अपने कल्चर के द्वारा। ओके, ये चीज क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था, आपको हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था उपनिवेशवाद, है ना, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया अभी, उसमें बताया था ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स, फ्रेंच फैनन को पढ़ाया था मैंने WPT में, तो उसमें आपको बताया है ना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि अंग्रेजों ने कैसे किया, बस किताबी भाषा में थोड़ा समझ लीजिएगा यहाँ, वैसे तो नॉर्मल आप लोग लोकल लैंग्वेज में समझिएगा।
एकदम सरल तरीके से, ठीक है। उपनिवेशवाद वह नीति है जिसके द्वारा एक देश आमतौर पर आर्थिक प्रवृत्ति के उद्देश्य से अन्य लोगों क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करने, बढ़ाने या बनाए रखने का प्रयास करता है। तो उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद एक ऐसी पॉलिसी है जिसके द्वारा एक देश अन्य देश पर अपना आर्थिक प्रभुत्व के उद्देश्य से अन्य देश या लोगों पर अपने क्षेत्र का अपना अधिकार बनाए रखता है या बनाए रखने का प्रयास करता है। ये है उपनिवेशवाद। सेम एग्जाम्पल लेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ क्या किया, सेम ऐसा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग, ये भी सब वही भाषा है, थोड़ा समझना है आपको। इस पर जो सॉरी उपनिवेशवादी विदेशी प्रशासक जो किसी अन्य देश पर अपना शासन करते हैं, जैसे भारत पर किया है, तो उनके द्वारा क्या होता है, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपनी अर्थशास्त्र, अपनी संस्कृति, अपनी प्रथाएं लागू करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, अच्छा वॉइस स्टक हो गया सर, वीडियो रुक गया, रुकिए 2 मिनट। ये वीडियो का रुकना ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्लियर हो गया है ना? जब क्लास में ना फ्लो बनता है तो ये नेटवर्क बीच में बहुत दिक्कत करता है। अब क्लियर हो गया? नहीं हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा विस्तृत, क्योंकि मौसम बहुत खराब है ना, यहाँ बारिश हो रही है। अब हो गया ना क्लियर? थोड़ा बहुत हुआ है ना? चलिए, तो क्या है कि जो अंग्रेज आए थे भारत में, उन्होंने अपनी प्रथाएं, अपने, जैसे मान लीजिएगा भारत में क्रिश्चियनिटी नहीं थी, ठीक है, ईसाई नहीं थे। अगर आपने देखा होगा ईसाई सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होंगे, साउथ में होंगे। जहां समुद्र तट होगा वहां ईसाई होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो अंग्रेज आए थे तो वो वहीं से एंटर किए थे भारत में, और वहां उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था, जिससे कि वहां लोग जिनका शोषण हो रहा था उन्होंने उस धर्म को अपना लिया था, और वहां आज भी क्रिश्चियनिटी है। ओके। ऐसे ही 15वीं शताब्दी के शुरू में होने वाले यूरोपीय औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है। इसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, एशिया के कुछ हिस्सों सहित शेष दुनिया पर यूरोपीय निपटान और राजनीतिक नियंत्रण की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने बताया कि उपनिवेश हर देश में हुआ है, ठीक है, हर एक देश ने दूसरे देश पर उपनिवेश बनाया है। ओके, तो अधिकतर ब्रिटिश सरकार का रहा है, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है कि उपनिवेशवाद प्रक्रिया में क्या होता है कि अपना शासन करते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी प्रथाओं को लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको पढ़ना है कि भाई समुद्री शक्ति पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड विकासशील राष्ट्र राज्यों में स्थानांतरित हो गई, धीरे धीरे वो अपने वैश्वीकरण एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गई। ये आपको अन्य चीजें बताएंगे। ओके, क्लियर? अब तो क्लियर है ना जो है? ओके, कोई बात नहीं। अब हम लोग देखेंगे कुछ अन्य प्रकार के कॉलोनी अर्थात उपनिवेशवाद के कुछ डिफरेंट फॉर्म देखेंगे, डिफरेंट टाइप देखेंगे किस प्रकार के और होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा शेल्टर अर्थात आदिवासी आदिवासी उपनिवेशवाद। इस उपनिवेशवाद में क्या होता है,
रुकिए 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी हल करता हूँ। अब क्लियर हुआ? हाँ, अब हो गया है ना? सभी को दिख रहा है? चलिए, ओके। अब जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा आदिवासी उपनिवेशवाद, और डायग्राम से भी आपको पता चल रहा होगा, कुछ एक पिक्चर हमने दी है उससे भी आपको पता चल रहा होगा, जिसमें क्या है शेल्टर कॉलोनीज। इसमें क्या होता है, एक बड़े पैमाने पर आप्रवासन शामिल होता है। मतलब कि क्या होता है, ये चीज समझ लीजिएगा कि जो अक्सर धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक कारणों से प्रेरित होते हैं, जिनका उद्देश्य किसी भी मौजूदा आबादी को बड़ी संख्या में लोगों को कॉलोनी में रहने के साथ साथ भूमि पर खेती करने के उद्देश्य से भेजा जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका उपनिवेशवादी औपनिवेशिक समाजों में या समाजों के उदाहरण हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक देश सॉरी एक दूसरे देश में बसते हैं। मतलब एक देश के लोग दूसरे देश में, ये सारे लोग दूसरे देश में बसने जा रहे हैं। कोई अपने धर्म के लिए जाता है, कोई अपने संस्कृति को फैलाने जाता है, कोई राजनीतिक उद्देश्य से जाता है ना, कोई अपने व्यापारिक उद्देश्य से ये जा रहे हैं, है ना। तो ये सारे इनके उद्देश्य रहते हैं एक से दूसरे देश में जाने के। ठीक है, ये इनके कारण एवं उद्देश्य हैं, और जाते हैं वहां एक कॉलोनी के रूप में वहां बस जाते हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, एक बड़े पैमाने पर जाते हैं। ओके, इसमें जनता का आप्रवासन भी बड़ी संख्या में होता है, कि जनता भी बड़ी संख्या में जाती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका में, जैसे अमेरिका में अगर देखा जाए तो अमेरिकी वहां के रियल कोई है नहीं, अन्य देशों से वहां रहने आए, है ना। कनाडा में क्या है, अधिकतर पंजाबी होंगे और इंडियन होंगे, बहुत सारे होंगे। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो कैसा बनेगा कि आदिवासी उपनिवेशवाद क्या है और इसमें क्या होता है। इसमें एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि कौन कौन देश में है, तो आपके देशों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और आपको क्या चीजें याद रखनी है कि किस देश में होता है और इसमें क्या होता है। ओके, किस उद्देश्य से ये लोग जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, वेरी गुड। ये नेटवर्क आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना, वेट करिए थोड़ा। यस जोया, पीपीटी अगेन ब्लर।
उस पे लैपटॉप पे शायद नहीं होती है मेरे हिसाब से। एक बार टेक्निकल टीम को फोन कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा। ओके, शायद लैपटॉप पे हो जानी चाहिए, है ना। चलिए, आदिवासी अर्थात सेल्टर सेटलर कॉलोनियलिज्म आपको समझ में आया होगा कि आदिवासी उपनिवेशवाद क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं, या मान लीजिए प्रवासन करते हैं, पलायन नहीं प्रवासन करते हैं, जाते हैं अपने कई प्रेरणाओं से प्रेरित होकर। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनिज्म अर्थात शोषण उपनिवेशवाद। तो शोषण उपनिवेशवाद क्या होता है इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे कि आपको शब्द से पता होगा कि जिसमें शोषण के द्वारा लोगों का शोषण किया जाता है, और जो दूसरे देश के लोग आते हैं वहाँ के लोगों का जो रियल, जैसे मान लीजिएगा भारत में लोग हैं, भारत में लोगों का शोषण किस रूप में हुआ, वहाँ के संसाधनों का दोहन किया गया है ना, जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका दोहन किया गया है। ठीक है, तो उसे हम लोग करेंगे क्या, शोषण या शोषक या शोषण उपनिवेशवाद। ओके, इसमें क्या होता है, अप्रवासियों की अपेक्षाकृत कम संख्या शामिल होती है, अर्थात उपनिवेशी उपनिवेश करने के लिए जो लोग आते हैं, उपनिवेशी आते हैं एक देश को उपनिवेश बनाने के लिए अपना, तो वो क्या आते हैं, वो कम संख्या में आते हैं। जैसे कि ब्रिटिश लोग आए थे, वो कम संख्या में आए थे, और क्या किया था उन्होंने, मुख्य रूप से उनका क्या था, औपनिवेशिक देशों के मजदूरों के रूप में संसाधनों या जनसंख्याओं के शोषण पर केंद्रित था। अंग्रेजों द्वारा भारत पर संसाधनों का दोहन किया गया भारत में, उसे हम लोग शोषण उपनिवेशवाद भी कहते हैं। ओके, यस, फ्रेंच फैलन में मैंने पढ़ाया है, लेकिन यहाँ कंपैरेटिव में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारे दूसरे देश ने हमारे ऊपर, या एक देश ने दूसरे देश के ऊपर कैसे शोषण करते हैं। ओके, क्लियर करिश्मा। अगला आता है सैरोगेट कॉलोनिज्म अर्थात प्रतिनिधि उपनिवेशवाद। अब आपको शब्द से पता ही चल रहा होगा, जैसे कि शब्द सैरोगेट, सैरोगेसी सुना है आपने। चलिए, सैरोगेसी क्या होता है बताइए। अब आपको अगर सैरोगेसी के बारे में पता है तो सैरोगेट कॉलोनियलिज्म आपको पता होगा। ओके, चलिए बताइए। आंसर कीजिए भाई। सर जैसे समझ में एक लोग प्रतिनिधि करता है वैसे कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं। सैरोगेट मीन्स होता है एक प्रतिनिधि के रूप में। जैसे मान लीजिएगा, सैरोगेसी नहीं सुना है, एक महिला का बच्चा दूसरी महिला रखती है, उसे सैरोगेसी बोलते हैं, सैरोगेट। ओके, यस, सैरोगेट मदर। ओके, वेरी गुड। यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि एक महिला का बच्चा दूसरा महिला रखती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेम इसमें होता है कि एक देश को, जैसे मान लीजिएगा अमेरिका को, या मान लीजिए चाइना को आधिपत्य जमाना है किस पर, या किसका शोषण करना है, पाकिस्तान का, तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा पाकिस्तान का शोषण। ठीक है, वो क्या करेगा कि दूसरे देश को
या दूसरी देश की जनता को वो पैसा देगा और उससे कहेगा कि आप पाकिस्तान जाइए। लेकिन जो जनता होगी, जैसे मान लीजिएगा चाइना है, अफगानिस्तान है एंड पाकिस्तान है, ठीक है। अब चाइना ने कहा भाई हमें पाकिस्तान का शोषण करना है, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, तो वो अफगानिस्तान के लोगों का मदद करेगी और उन लोगों को मोटिवेट करेगी कि भाई आप पाकिस्तान जाइए, यहाँ से ये चीजें लाइए, इनका शोषण कीजिए। तो डायरेक्ट ब्लेम हम चाइना को नहीं करेंगे। शोषण तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का हो रहा है, वो कर कौन रहा है? अफगान। लेकिन अफगानिस्तान नहीं कर रहा है रियल में कर रहा है चाइना। ओके, ये होता है। क्लियर? सेम ऐसा ही होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसी बंदोबस्त परियोजना, एक ऐसी प्लानिंग शामिल होती है जो एक औपनिवेशिक शक्ति द्वारा समर्थित होती है, जिसमें अधिकांश बसने वाले उसी जातीय समूह से नहीं आते हैं या होते भी नहीं है जो शासक शक्ति के रूप में होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो जातीय समूह है वो सेम जाति के नहीं होंगे। जैसे चाइना है, चाइना को करना है पाकिस्तान का शोषण, तो वो कैसे करेगा? अफगान के लोगों को भेजेगा, उनसे कहेगा, उनको मदद देगा, क्योंकि अफगानिस्तान को तो मदद के रूप में वो कुछ तो लेगा। भाई कोई भी व्यक्ति अगर आपकी मदद करता है तो निस्वार्थ नहीं करता है, वो स्वार्थ में ही आपकी मदद कर रहा होगा, कभी भी आप देखिए, है ना। तो उन्होंने अफगान की मदद की और अफगान से उन्होंने अपनी मदद के रूप में कहा कि भाई पाकिस्तान जाके आप ये काम करिए मेरे लिए। उन्होंने पाकिस्तान में जाके काम किया, तो क्या हुआ, एक प्रतिनिधि के रूप में कि जो अफगान चाइना का प्रतिनिधि बन के गया पाकिस्तान और उसका शोषण कर रहा है। ओके, क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटरनल कॉलोनिज्म, अर्थात एक आंतरिक उपनिवेशवाद होता है। आंतरिक उपनिवेशवाद कैसे होता है, चलिए बताइए। इंटरनल, एक जो आपका इंटरनल शोषण होता है सभी का हुआ होगा, है ना। आंतरिक उपनिवेशवाद सभी का होता है। एक आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आप अपने फैमिली से ही ले लीजिएगा, है ना। चलिए बताइए। आंसर कीजिए भाई, आंतरिक शोषण क्या होता है? अगर आंतरिक शोषण आपको पता है तो आंतरिक उपनिवेशवाद भी आपको पता है, कोलोनिज्म पता है आपको। ये तो एक सरकार भी करती है इंटरनली। यस जोया, जिस देश का सुशासन करना है वहां के कुछ लोगों को अपने तरफ करके एक मजबूत अमीर क्लास पुअर क्लास पर करती है। यस, वेरी गुड। चलिए, तो एक देश के अंदर क्या होता है, अगर देखा जाए, यहाँ हम लोग देश के बारे में बात कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उपनिवेशवाद को समझेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एक आंतरिक उपनिवेशवाद क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा आप अगर परिवार में छोटे हैं तो हर बार आपसे काम के लिए कहा जाएगा, वो आपका शोषण हो जाता है ना। ये परिवार में रहकर ही आपका आंतरिक शोषण करा जाता है, भाई आप छोटे हैं जाइए लेके आइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप छोटे हैं तो आपको ज्यादा खाने को मिलेगा, होता है, चीजें होती हैं। और अगर आप बड़े हैं तो आपसे कहा जाएगा जाओ बेटा बाहर काम करो। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब नए नए हम लोग क्या साइकिल या बाइक चलाना सीखते हैं तो मजा आता है कि बहुत ज्यादा घूमने को मिले, है ना। लेकिन जब चलाते चलाते हम लोग थक जाते हैं तो क्या होता है कि कह दिया जाएगा जाओ बेटा ये सब लेके आओ, तुम बाइक चलाना जानते हो, तुम बाइक चलाना जानते हो। लेकिन पता है कि आपका आंतरिक शोषण कैसे हो रहा है कि भाई हमें नहीं आना, थक जाते हैं बाइक चला के, है ना। अब इस एग्जाम्पल को आप अप्लाई करिएगा कहाँ, जैसे मान लीजिएगा एक देश में, भारत में ही अप्लाई कर लीजिएगा। तो भारत के अंदर राज्य हैं कई, तो उन राज्यों में कई राज्यों का शोषण किया जाता है। और क्यों किया जाता है उनके पीछे कारण भी है। अगर नहीं किया जाएगा, अगर उनका विकास कर दिया जाएगा तो क्या होगा, हमको सस्ता लेबर कहाँ से मिलेगा। जैसे कि बिहार में क्या होता है, बिहार में वहां की जनता गरीब है तो उसको कहीं ना कहीं गरीब रखा जाता है। बिहार में खनिज बहुत है, बिहार अच्छा भी है,
लेकिन वहाँ लोगों को गरीब रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि सस्ती लेबर चाहिए। शहरों में काम होगा तो सस्ती लेबर आएगी कहाँ से? मैं अभी जो मैंने आपकी बीच में 23 से छुट्टी रखी थी, हॉलीडे था आपका, तो उस समय मैं बिहार ही था। बिहार में मैंने देखा है कई जो आपने वो एक वो आई थी मूवी सुपर 30, है ना? उसमें बिहार के बच्चों को दिखाया गया है कि वो झोपड़ों में पढ़ते हैं। सेम कंडीशन बिहार की अभी भी ऐसी है, ठीक है? अभी भी बच्चे झोपड़ों में पढ़ते हैं, ठीक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को या राज्यों का शोषण किया जाता है। अगर बिहार में, मान लीजिएगा बिहार में या गोरखपुर में ज्यादा विकास कर दिया जाएगा तो हम लोगों को लेबर कहाँ से मिलेगी? सस्ती, है ना? नहीं तो बाहर से लानी पड़ेगी। और जैसे दुबई में क्या होता है, दुबई पूरा विकसित है, दुबई में लेबर कहाँ है? अधिकतर कहीं इंडियन जाते हैं, अदर कंट्री के लोग जाते हैं ब्लू कॉलर बन के, है ना? ब्लू कॉलर क्या होता है, पिंक कॉलर, व्हाइट कॉलर, ये सारे एक कैटेगरीज हैं एम्प्लॉयज की। ओके, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब मेरा पीएचडी का इंटरव्यू था तो मैंने अपनी सिनॉप्सिस दी थी। वो मैंने टॉपिक अपना डिसाइड किया था कि भारत एंड यूएई के सांस्कृतिक संबंध, ठीक है? उसके लिए मैंने अपनी सिनॉप्सिस बनाई थी, उसमें मैंने बताया था ये सब, ठीक है, कि दुबई में कैसे क्या होता है। चलिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बिहार के लोगों का शोषण होता है। चलो, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आंतरिक शोषण में क्या होता है? जो शोषण करने का स्रोत है वो एक राज्य में, राज्य के ही अंदर से आता है। मतलब एक राज्य यहाँ देश से संबंधित है, तो एक देश में उस राज्य से संबंधित आता है, उस राज्य को हम लोग अच्छा नहीं बनाते, जो हमने आपको कारण बताया है, तो आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है? बिहार के लोग पूरे भारत में हैं मजदूर के रूप में ज्यादा, यस। लेकिन याद रखिएगा, और जिस दिन बिहार की किस्मत चमकी तो बिहार में जितना होशियार स्टूडेंट रहता भी है वो बहुत होशियार भी है, ठीक है? वही बोध गया बुद्धि की भूमि है ना? उपनिवेशवाद एवं औपनिवेशिक शक्ति और उपनिवेश के बीच असमान संबंधों के एक सेट को दर्शाता है। अक्सर उपनिवेशवादियों को स्वदेशी आबादी के बीच ऐसे रिश्ते जिनमें उपनिवेशवादी स्थानीय आबादी की कीमत पर असमान रूप से लाभ प्राप्त करते हैं, तो ये सब आपको पता होगा। सर, वहाँ के लोग कम एजुकेटेड हैं क्या? देखिए करिश्मा, वहाँ के लोग कम एजुकेटेड नहीं है, उनको बनाया गया है कम, ठीक है? उनको सुविधाएं दी नहीं है, सरकार ने घोटाले पर घोटाले किए हैं। तो वहाँ चीजें क्या है कि जब जनता को आप बनाए रखेंगे, कम सुविधाएं देंगे तो क्या होगा? देखिए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मान के चलिए करिश्मा, अगर आज आपके मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए नहीं भेजते, किसी भी किसी भी लड़की को यहाँ पढ़ने के लिए ना भेजते, ठीक है, तो क्या होता आपके साथ? कि आपकी बौद्धिक क्षमता कम बढ़ती, है ना? आप सिर्फ घर के काम ही करते। तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिएगा आपका जीवन बहुत अच्छा है कि आपको ये स्वतंत्रताएं मिली पढ़ने के लिए, है ना? हाँ, बिहारी सब पे पढ़ेंगे भारी, लेकिन बिहार का जो बंदा होता है वो बहुत अच्छा भी होता है ना? हाँ, बहुत मेहनती लोग हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ाई में ये मान लीजिएगा, और राज्यों के लोग पढ़ाई में बहुत कम मेहनत करते हैं। यूपी और बिहार का लड़का जो है वो बहुत मेहनत करता है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक फीचर ऑफ
कॉलोनियलिज्म अर्थात उपनिवेशवाद की मूल विशेषताएं हम लोग जान लेते हैं। मूल विशेषताएं सिर्फ वही हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। क्या है कि उपनिवेशवाद के तहत विश्व पूंजीवादी व्यवस्था एक अधीनस्थ या अधीनस्थ स्थिति में है। मतलब एक मान लीजिएगा उपनिवेशवाद पता पूरे देश में है कि जो उच्च देश है वो निम्न देशों को दावे हुए हैं। कैसे कि निम्न देशों को विकास करना है अपना, कैसे करेंगे भाई, उच्च देशों से, विकसित देशों से अपनी थोड़ी टेक्नोलॉजी लेकर, है ना, कई सुविधाएं या मतलब डिजिटलाइजेशन, है ना, ये सारी चीजें लेने के लिए, तकनीक लेने के लिए वो लोग काम करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश पर निर्भर भी है और उसी रूप में वो काम करते हैं। जैसे अमेरिका से हम लोग तकनीक लेते थे, लेकिन आज के टाइम हम लोग थोड़ा आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब ही चाहिए। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपका एक लाइफ स्टाइल बदल देता है। ठीक है, शिक्षा आपको एक जीवन जीने का तरीका सिखाती है। ठीक है, ये मत समझिए कि जॉब ही जॉब सब कुछ है। ठीक है, जॉब में आप लोगों को डिप्रेशन में नहीं जाना है, राइट। चलिए चलिए, वीडियो ब्रेक हो रही, वीडियो ब्रेक हो रही, होने दीजिए, वॉइस क्लियर आ रहा है। बस पीपीटी बुला रहे, पीपीटी में अब कोई इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया है, और उसके बाद हम अपलोड कर देंगे, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। ये नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत करती है, शायद जन्माष्टमी का समय चल रहा है ना, कल जन्माष्टमी है, आज भी है, तो उस वजह से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई। श्री कृष्ण भगवान जन्म ले रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये चीजें देख लीजिएगा। इमैनुअल वॉलस्टीन एवं समीर अमीन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, डेवलपमेंट थ्योरी, है ना, उसमें हम लोग समीर अमीन एवं इमैनुअल वॉलस्टीन के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट एंड मेट्रोपोलिस सिटी, है ना, इन चीजों के बारे में हम लोग वहां पढ़ेंगे। ओके, यस बारिश हो रही है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की आंतरिक अवस्था और विश्व बाजार व्यवस्था एवं साम्राज्यवादी अधिपत्य के माध्यम से इसके भिन्न भिन्न हिस्से अभिव्यक्ति की जुड़वा धारणाएं धारण के लिए, जैसे भारत में उद्योग के बजाय ब्रिटिश उद्योग के हितों की सेवा के लिए 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे का विकास किया गया। अब अगर देखा जाए भारत में जो रेलवे बना, जो भी ट्रैक, रेलवे के ट्रैक बने, तो आपने कभी देखा है कि ये भारत के लिए बने, भारत की जनता के लिए बने? नहीं बने। जितना भी अंग्रेजों ने विकास किया वो सिर्फ अपने लिए किया उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ स्वयं के लिए किया, जिससे कि उनका व्यापार सिंपल तरीके से हो सके। ओके, और हम लोगों को लगता है कि अंग्रेजों ने हमारे लिए किया, तो यही क्या हुआ कि एक मानसिक शोषण हुआ कि भाई आप लोगों को लगा कुछ और, हुआ कुछ और, है ना। जैसे मान लीजिएगा आप हैं, आपकी पढ़ाई का खर्चा, जैसे आपकी बहुत खराब अवस्था में, एक खराब जो अवस्था होती है लोगों की, उसमें जो आपकी मदद कर देता है, तो आप लोग उसे सब कुछ मानने लगते हैं। लेकिन अब आप दूसरे तरीके से भी सोचिएगा कि मेरी खराब अवस्था है और ये मदद कर रहा है, तो अंत में जब हम कुछ बन जाएंगे तो ये हमसे मदद मांगेगा और ये हमसे गलत भी काम कराएगा, हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे इसने खराब समय में मदद की है। तो इसलिए देखा जाता है कि खराब समय में मदद देने वाले को भी परख लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अपने आप पर सक्षम रहिए, आपका कितना भी खराब समय हो। ओके, क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ा जाए। तो इसमें 19वीं शताब्दी में भारत में जो रेलवे का विकास किया है वो ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योग हितों के बारे में किया है।
जिससे कि उनके उद्योग, जो उनका व्यापार है वो सिंपल तरीके से हो सके। ओके, चलिए अगला पॉइंट है उपनिवेशवाद विशेषता धन की निकासी या औपनिवेशिक राज्य की अधिशेष या एक तरफा हस्तांतरण है। उपनिवेशवाद क्या करता है कि पैसा निकालता है। जैसे मान लीजिएगा आपके यहाँ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, आपके यहाँ संसाधन है, प्राकृतिक इतने संसाधन बहुत अच्छे अच्छे हैं कि चंदन की लकड़ी है, लाल चंदन है, सफेद चंदन है, पीला चंदन है, ये सारे प्रकार के जितने भी अच्छे अच्छे पौधे हैं, औषधि हैं, तो बाहरी जो कंपनियां आती हैं वो सीधा पूरा जंगल खरीद लेती हैं, क्योंकि हमें उन चीजों के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि हमारे पास क्या है। उन्हें पता है तो उन्होंने खरीद लिया और वो हमारे शोषण कर रहे हैं, राइट। और हमें लग रहा है कि उन्होंने हमारा जंगल खरीद लिया, हमको जमीन दे रहे हैं सादा, है ना। तो उन्होंने उस जमीन से कितना कमाया है ये उनको ही पता है, ठीक है। तो धन निकासी का काम करते हैं, राज्य को अधिशेष का एक तरफा हस्तांतरण कर देते हैं उपनिवेशवादी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 3 स्टेज में उपनिवेशवाद होता है। तो पहले स्टेज में क्या हुआ था, मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ प्लंडर, अर्थात पहले चरण में क्या हुआ था, व्यापार एवं लूट का एकाधिकार। अगर भारत में आपने देखा होगा तो पहले चरण में भारत का शोषण कैसे हुआ। यस, पुष्पा लाल चंदन है ना। चलिए, तो पहला चरण क्या था, व्यापार एवं लूट। जैसे कि आपके देश में, भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, वो किस लिए आई थी, सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई। धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा हुआ। सॉरी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई, और वहां के जब लोग आए उद्देश्य व्यापार के उद्देश्य से, तो क्या हुआ कि भारत में उन्हें ऐसा खजाना हाथ लगा कि चाय पत्ती खजाने लगी, अफीम लगा, बहुत चीजें लगी, है ना, बढ़िया जमीन मिली, कपास मिला, और उन्होंने यहाँ से चीजों का व्यापार करके यहाँ से बढ़िया मोटा पैसा कमाया, और फिर यहाँ से बढ़िया उन्होंने अपनी हेल्थ बना के अपने देश गए ब्रिटेन, और ब्रिटेन के वहां राजा एवं उनके आला अधिकारियों ने उन्हें देखा कि भाई तुम अभी 1 महीने के लिए इंडिया गए थे और इतना पैसा कैसे कमा के आए, ऐसा इंडिया में क्या है। जब ऐसा पता चला कि इंडिया में बहुत प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, नेचुरल मिनरल्स हैं, तो और भी कंपनियां आई, ठीक है। अब जब और कंपनियां आई फिर क्या हुआ, फिर लूट होने लगी। पहले व्यापार और लूट। तो लूट में क्या हुआ, कई कंपनियां आई, उन्होंने जल्दी जल्दी सारी चीजें खत्म कर दी, है ना। आज हमारे देश में बहुत औषधि हैं अभी भी, बस हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन कंपनियों को पता है। जैसे बाबा रामदेव, है ना, हमदर्द आती है एक कंपनी, और कई सारी आती हैं, झंडू पंचारिस्ट आती है, बहुत कंपनियां हैं जो आयुर्वेद पर काम करती हैं। तो इन लोगों ने पता है, इन लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, है ना। और हमारे जब देखा जाए, जो हमारे दादा दादी होते थे, उन लोगों को भी पता होता था कि कौन सी औषधि किस काम आती थी, है ना। पहले बुखार हो, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, सब घर पर ठीक हो जाती थी। आज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमको जड़ी बूटियों में कोई ज्ञान नहीं, है ना। क्योंकि हम लोगों को सस्ते में चीजें मिल जाती हैं, हम लोग कंपनी के भरोसे, और कंपनी हमको लूट रही है ना। तो पहले व्यापार हुआ, फिर लूट का एकाधिकार हुआ, जैसे कि भारत में ब्रिटेन ने किया। और फिर भारत से ब्रिटेन ने क्या किया, धन इतना सारा ले गए, पैसा ही पैसा भाई, ठीक है। और उसके बाद वो ब्रिटेन में पलायन कर गए। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज का था एरा ऑफ फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार का युग। मुक्त व्यापार के युग में क्या हुआ, जब फ्री ट्रेड हो जाता है तो क्या होता है, उसके साथ क्या आती है, अन्य देश की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होता है, विचारों का भी, विचारधारा का भी प्रचार प्रसार होता है। तो इस चरण में शोषण को सक्षम करने के लिए अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, प्रशासन एवं सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संरचनाओं में बदलाव किए गए। कि जब मुक्त व्यापार का हुआ कि भाई आप हमारे यहाँ फ्री ट्रेड, हम आपके यहाँ फ्री ट्रेड करेंगे, कुछ पर टैक्स नहीं लगेगा, तो वहां क्या हुआ कि आप जाएंगे तो आपकी संस्कृति भी जाएगी,
आपकी विचारधाराएं जाएंगी, आपके रहन सहन जाएगा, आपका कल्चर, ये सारी चीजें हुई। तो ऐसे ही क्या हुआ कि यूएसए है, ब्रिटेन है, इन सब का हमारे यहाँ क्या आया, खान पान आया कि भाई पिज्जा बर्गर, हम लोग जानते नहीं थे क्या होता था पिज्जा बर्गर, और ये चीजें इतनी गंदी हैं कि जो रेगुलर खाता है उसे पता है। खाने में अच्छा लगता है लेकिन साइड इफेक्ट इसके बहुत होते हैं, है ना। तो सेकेंड स्टेज जो था एरा ऑफ फ्री ट्रेड का था, पोस्ट कॉलोनियल या कॉलोनियल सिस्टम में। थर्ड स्टेज एरा ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, अर्थात वित्तीय पूंजी का युग। वित्तीय पूंजी का युग क्या होता है, इस चरण में बाजार कच्चे माल के स्रोत एवं खाद्यान्न के लिए तीव्र संघर्ष होता है, लेकिन कॉलोनी अपने कच्चे माल को निर्यात को बढ़ाने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि पहले के चरणों में इसका पहले ही अत्यधिक दोहन हो चुका है। हालांकि कई कॉलोनी में यह चरण शुरू नहीं हुआ है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पहले ही बर्बाद हो चुकी है। कहने का तात्पर्य है कि तीसरे चरण जो आता है वो वित्तीय पूंजी का युग आता है, जिसमें सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, हम सारी चीजें खरीद सकते हैं। जब पैसा है और आपको अनाज उगाने के लिए किसान नहीं है तो आपके लिए अनाज क्या पैसे खाएंगे, है ना। तो वित्तीय पूंजी का युग आया जिसमें हर कोई कहता है, जैसे मान लीजिएगा अमेरिका, अमेरिका क्या है, अमेरिका कभी भी रॉ मटेरियल बनाता नहीं है, अमेरिका रॉ मटेरियल लेता है अन्य देशों से और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो सब देश उसी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि वित्तीय पूंजी का युग, हमारे पास पैसा होगा। जैसे आज आप हैं, आपके पास पैसा है, क्या कोरोना में, कोरोना के टाइम पीरियड में आपका पैसा आपके काम आ रहा था, ऑक्सीजन मिल रही थी उस पैसे से, खाना मिल रहा था। जब चीजें, जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमें क्या मिलेगा, है ना। क्लियर। तो ये चीजें ऐसे समझनी है हम लोगों को। ओके। यस, चाय, पता, ये चीज याद रखिए, चाय हम लोगों के यहाँ नहीं पी जाती है इंडिया में, वो ठंडे प्रदेशों में पी जाती है, गर्म देशों में नहीं पी जाती है चाय, ठीक। हम लोगों ने बना लिया है कि भाई चाय पीजिएगा सुबह उठ के, सुबह उठ के बल्कि चाय नहीं पीना चाहिए, पानी जितना पी सके उतना पीजिएगा। कम से कम सुबह उठकर पानी कम से कम 500 ml या 700 ml तो पीना ही चाहिए आपको, जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है और थोड़ा बॉडी भी एक्टिव हो जाती है। चाय क्या होता है, चाय आपकी बॉडी को एक्टिव करती है, आप स्वयं एक्टिव नहीं होते, तो दोनों में अंतर है ना। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये चरण 4 कारकों का परिणाम थे। 4 कारक क्या थे, विश्व व्यवस्था के रूप में पूंजीवाद का ऐतिहासिक विकास, समाज एवं अर्थव्यवस्था एवं राजनीति में परिवर्तन हुआ था, विश्व अर्थव्यवस्था में महानगरों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा था, कॉलोनी का अपना ऐतिहासिक विकास भी हो रहा था। तो ये जो चरण आए थे उपनिवेश के, तो धीरे धीरे विकास भी हो रहा था, ऐतिहासिक विकास हो रहा था, इसलिए ये चरण बढ़ते जा रहे थे। राजनीति में परिवर्तन भी हो रहा था, महानगरों की स्थिति अर्थात जो नगर थे उनकी स्थिति बदल रही थी, परिवर्तन हो रहा था, उसमें चेंजेस हो रहे थे। सिटीज थे वो मेट्रोपोलिस बन रहे थे, ऐतिहासिक विकास भी चल रहा था, तो बदलाव हो रहे थे। जैसे जैसे समाज और राज्यों में बदलाव हो रहे थे वैसे वैसे शोषण करने अर्थात उपनिवेशवाद के भी बदलाव हो रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा आज हमारा देश है, भारत देश है, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि भारत देश अभी भी उपनिवेशवाद है या नहीं। चलिए बताइए, भारत अभी भी अन्य देशों का उपनिवेशवाद है, उपनिवेश कॉलोनीज है या नहीं। आंसर दीजिए सभी लोग। आंसर दीजिए भाई, कैसे है। और जो कह रहे हैं है तो कैसे है, जो कह रहे हैं नहीं है तो कैसे नहीं है। अंजलि कैसे नहीं है। अमेरिका और रूस से हथियार लेते हैं, देखिए वो तो एक व्यापार हो गया, ठीक है मान लेते हैं। देखिए
उपनिवेशवाद अभी भी है देश। कैसे? अब सांस्कृतिक रूप से उपनिवेश है हम लोग जो जीन्स पहनते हैं, हम लोग इंडियन कपड़े तो पहनते नहीं है जो हमका ट्रेडिशनल है पारंपरिक रूप से, उन वो तो हम पहनते नहीं। हम लोग न्यू न्यू फैशन की तरफ भागते हैं जो ट्रेंड में चल रहा है। जीन्स चल रहे हैं, शर्ट चल रहे हैं, सर्दी में जो जैकेट आई वो चल रही है, वो है। उस रूप में हम लोग उपनिवेश हैं कि आज ये वाला वो आया फैशन तो हम लोग ये पहनेंगे। खान पीन में भी हो चुके हैं, पिज्जा बर्गर, कल्चर उनका क्रिसमस मनाना, ऐसे उपनिवेशवाद। अब शोषण करने का उनका तरीका बदल चुका है। आप अपने मान लीजिएगा छोटे भाई बहन होंगे, बच्चे होंगे, तो उनको क्रिसमस डे अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उस दिन सेंटा आता है, गिफ्ट देता है। ना कभी सेंटा आया, ना कभी किसी ने गिफ्ट दिया, हुआ ही नहीं ये चीजें। उनके सारे त्योहार काल्पनिक है। ठीक है, सिर्फ बच्चों को एंजॉयमेंट कराना और बाजार ज्यादा चलाना। एक होता है ब्लैक सैटरडे होता है शायद, जिसमें मार्केटिंग की जाती है। तो वो उन्होंने बना लिया अपने हिसाब से कि भाई ये दिन इसलिए रखे हैं क्योंकि मार्केटिंग करेंगे, हम लोग बाजार घूमेंगे, चीजें खरीदेंगे। तो ये उन्होंने बनाया, इसका कोई लॉजिक तो है नहीं। तो इस रूप में अब हम लोगों का शोषण हो रहा है। इसीलिए हम लोग भी कहेंगे आज हम वो बनाएंगे ब्लैक सैटरडे, बाजार करेंगे। कोई मतलब तो है नहीं उसका। हर दिन कोई ना कोई एक दिन आ जाता है। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, पहले तो कोई दिन नहीं थे। आज के टाइम हर कोई एक दिन है ना? ये चीजें हैं। यस, जैसे वैलेंटाइन डे, है ना? यस, मानसिक रूप से ये लोगों ने अब गुलाम बनाया है। यस, वो अपनी इंग्लिश भाषा हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, है ना? क्लियर? ऐसे ही उपनिवेशवाद उन्होंने बताया है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि विउपनिवेशीकरण होता है। विउपनिवेशीकरण, पहले उपनिवेश हुआ, फिर विउपनिवेशी, मतलब पहले हम लोग गुलाम बनाए जा रहे थे, अब गुलामी हम लोगों की क्या होगी कि लोगों की बुद्धि थोड़ी जागी, बौद्धिक क्षमता अच्छी हुई। अब लोगों के अंदर एक राष्ट्र भावना आई कि हमारा देश होना चाहिए, हमारी संस्कृति होनी चाहिए, है ना? तब क्या हुआ? जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेश की समाप्ति नामक एक प्रक्रिया आई, जिसे औपनिवेशिक व्यवस्था को टुकड़ों में खींच लिया, जिसे मूल रूप से उपनिवेशवाद को नष्ट करने के रूप में साझा किया। जो 1945 में यूएन की स्थापना होती है, यूएन की स्थापना होती है और उसमें कहा जाता है कि कोई भी देश किसी अन्य देश को उपनिवेशवाद या अपनी कॉलोनी नहीं बनाएगा। और यूएन के सारे वही देश सदस्य होंगे जो डेमोक्रेसी को मानते हैं और जो उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। ओके, समझ में आ गया? सर प्लीज इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड यूज करो। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद मान लीजिएगा, उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म एंड आपका जो इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद, है ना? ये सारी चीजें। ओके, ऊषा, ऊषा वर्ड इंग्लिश में भी यूज कर ही रहे हैं ना। थोड़ा बहुत हिंदी तो देखिए लेना पड़ेगा ताकि आप लोग सबको समझ में आए, है ना? टोटली इंग्लिश भी नहीं कर सकते। तो हम शब्द जो आपके लिए हैं इंपोर्टेंट, उन शब्दों को हम इंग्लिश में भी बता देते हैं और हिंदी में भी बता देते हैं। ओके, चलिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि कई देशों ने लोकतंत्र की ओर बढ़े थे, डेमोक्रेसी की ओर बढ़े थे। ओके, और उन्होंने विरोध किया था इसका, कॉलोनिज्म अर्थात उपनिवेशवाद का। वे उपनिवेशीकरण की ओर बढ़े थे अर्थात डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन क्या होता है कि उपनिवेशवाद को हटा देना। पहले हम लोग गुलाम थे, फिर गुलामी हटना, डीकॉलोनाइजेशन। ओके, क्लियर? ऊषा क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है
डीकॉलोनाइजेशन के विखंडन अर्थात उन्होंने क्या किया कि भाई क्रिटिसिज्म किया, मतलब आलोचना की है उनकी, विखंडन के रूप में जाना जाता है उसे, डिस्ट्रॉय किया उन्होंने कि भाई उपनिवेशवाद अब नहीं होगा। 1945 में जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है तो उसमें यही शर्त रखी जाती है कि सारे देश कॉलोनिज्म का विरोध करेंगे, अर्थात उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। ओके, डिफरेंस, अच्छा, डीकॉलोनाइजेशन एंड कॉलोनिज्म समझ लीजिएगा। देखिए कॉलोनियलिज्म मीन्स होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेश मतलब किसी अन्य देश द्वारा एक अन्य देश को गुलाम बनाना। ओके, अपनी शक्ति, अपनी संस्कृति, अपने मानसिक विचारों या अपनी विचारधाराओं से गुलाम बनाना। जैसे ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को बनाया था अपना उपनिवेश, अपनी कॉलोनी। ओके, डीकॉलोनी क्या होती है, मतलब जो देश कॉलोनी थे उनकी कॉलोनी हटाना। मतलब जैसे भारत है, भारत पहले क्या था, ब्रिटिश सरकार की कॉलोनी थी, हमने उसे डीकॉलोनाइज कर दिया, मतलब ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म कर दिया। ओके, क्लियर। उपनिवेश और बी उपनिवेश, पहले शासन होता था ब्रिटिश सरकार का और बी उपनिवेश में नहीं होता है। क्लियर, यस, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। हाँ, ओके, वेरी गुड पूछा। चल, अब यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिकॉलोनाइजेशन के लिए बहुत मांग उठने लगी, तो इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों के से बाहर हो गए लोग, इसलिए उपनिवेश में प्रशासन को बनाए रखने में मदद नहीं कर सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देश वित्तीय संस्थान या संसाधन से बाहर हो गए ना, मतलब क्या, एक नेशन रन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स थे, उससे अलग हो जाते हैं और वो अपना विकास नहीं कर पाते हैं, और उपनिवेश बाद के जो प्रशासन है वो उनको बनाए रखने में मदद नहीं मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है, तो कई देशों को नुकसान भी झेलना पड़ा, और उस नुकसान होने के साथ साथ क्या हुआ, जो भी देश, जैसे ब्रिटिश था, भारत को कॉलोनी बनाए था, तो कॉलोनी जब बनाए हुए था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब जब युद्ध होता है तो एक फाइनेंशियल जो आपका सोर्स होता है, रिसोर्स होता है, वो थोड़ा डगमगा जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, जिससे कि व्यवस्थाएं बनाने में असुविधाएं होने लगती हैं, या फिर आप बरहमेश के लिए खत्म हो जाते हैं, या फिर आप अपने जो भी आपका राज्य है तो उसे आप ज्यादा समय तक नहीं चला सकते, अपना शासन ज्यादा समय तक नहीं चला सकते, तो आप अपने आप में टूट जाते हैं। सेम वैसा ही हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जितने भी उपनिवेशवाद थे, जिन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे, ठीक है, तो उनके सारे जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे वो टूट जाते हैं, और अपना जो उनका राज्य होता है, जो उनका कानून, जो उन्होंने अपना वर्चस्व जमाए हुए थे, वो उनका कम होने लगता है, और सारे देश धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं। ओके सर, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र नहीं है पता, जब हम लोग आईआर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। एक एक ऐसी विश्व संसद, एक मान लीजिएगा विश्व इंस्टीट्यूट है, जिसमें सारे देश सदस्य होते हैं, और वो देश सदस्य होते हैं जो डेमोक्रेटिक होते हैं, लोकतांत्रिक। ओके, देखिए बनाने की क्या जरूरत थी, अगर हम इसके बारे में यहाँ जानेंगे थोड़ा समय ज्यादा खींचेगा, इसलिए जब हम लोग यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे आईआर, उसमें ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीग ऑफ नेशन के बाद यूएन बना, यूनाइटेड नेशन बना, क्यों बना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थोड़ा उसके लिए वेट कर लीजिएगा उषा, बताएंगे कि क्यों बना, है ना। तो ये सारी चीजें समझिएगा आप लोग। अपने बेसिक राज्यों में स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट जो चलने लगे थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी चलने लगे थे, क्यों चलने लगे थे, क्योंकि अब लोगों के अंदर एक बौद्धिक क्षमता आ गई थी, थोड़ी उनकी मेंटेलिटी सही हो गई थी कि अब हमें अपने देश में स्वतंत्र रहना है, हमने अब स्वतंत्रता के लिए हम लोग फ्रीडम के लिए मूवमेंट करेंगे, है ना, हम लोग अपने स्वयं के निर्णय बनाएंगे, सेल्फ रेगुलेट होंगे। ओके, तो ये सारी चीजें उनके अंदर जागृत हो गई थी। चल,
इसीलिए फिर क्या होता है, ये हमने आपको बताया है, संयुक्त राष्ट्र बनता है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये हमने आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया, यहाँ आप पढ़ लीजिएगा तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? एक बार थम्स अप दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ये भी देख लेना, उपनिवेशवाद के विभिन्न रूप क्या है, व्यापारिक उपनिवेशवाद, वैचारिक, तो ये तो आपको शब्द से ही पता चल जाएगा, है ना। औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष के तरीके क्या है, ये चीज। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट, व्हाइट मैन्स वर्डन, व्हाइट्स मैन वर्डन थ्योरी किसने दी, ये आपको पढ़ के आना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और आपको नहीं आता है तो मॉर्निंग हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन एक बार हमें आप थोड़ा याद दिला देना। ओके, ये बहुत अच्छी थ्योरी है, इसके बारे में बताएंगे कि व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी क्या है, कि गोरे लोगों पर उनका काले लोगों का बोझ के बारे में बात करते हैं। ये एक मनगढ़ंत बनाई गई थी। ओके, वॉइस ब्रेक हो गई है जो है, अब आपका नेटवर्क सही नहीं है। यस, जिसमें ब्रिटिश ब्लैक पीपल, यस यस, व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी आप नेट पर डालेंगे बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा इसका, लेकिन कल हम आपको एकदम सिंपल भाषा में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। ओके, चलिए, यस, बोझ है, बर्डन है काले लोगों का। मैंने आपको फ्रेंच फैनन में ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। चलिए, ओके, थैंक यू। चलिए, ओके ओके, वेरी गुड, आप लोग इतने होशियार हैं भाई, एमए के स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। गुड नाइट मनाइएगा भाई, आप जिनके भी यहाँ आज जन्माष्टमी है वो लोग भी मनाइएगा। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और कल मिलते हैं हम लोग सुबह 9 बजे और शाम के 8 PM। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। विश्वजीत, क्या कह रहे हैं आप? आप्रवासन का अर्थ क्या होता है, ये कहना चाहते हैं? आप्रवासन एक देश से दूसरे देश में जाने को हम कहते हैं, एक देश से लोग दूसरे देश में जाते हैं। ओके, क्लास की टाइमिंग चेंज क्या करना है उषा? उषा, सुबह की क्लास टाइमिंग हो सकता है सुबह 7 बजे हम लोग कर दें, ठीक है, उसके लिए टीम से बात चल रही है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम बहुत हो जाता है सुबह, मुझे भी थोड़ा काम रहता है। ओके, मोस्ट वेलकम। चलिए, ओके, बाय। तो उषा, आप यूपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी कर रही हैं कि कोई कोचिंग ज्वाइन किए हैं? ओके, वेरी गुड। चलिए, अच्छा है, उषा, तैयारी करते रहिएगा। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, गुड लक उषा, तैयारी करते रहिएगा।